हाय हेलो सभी बच्चों का मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी रूम में। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र इस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज पहुंच चुके हैं आखिरी अध्याय में। हम 5वें अध्याय में आज पहुंच चुके हैं, जो आपके एनसीईआरटी की पुस्तिका का आखिरी चैप्टर है या आखिरी पार्ट है। इसका नाम क्या है? कंज्यूमर राइट्स या फिर उपभोक्ता अधिकार। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में। उपभोक्ता क्या होता है? वो इंसान या वो व्यक्ति जो कोई भी सर्विसेज को आप भोग करे, वो उपभोक्ता कहलाता है। जो बाजार में जाकर कुछ खरीदे, किसी भी सेवा का भोग करे या कोई भी सेवा जिसे प्रदान की जाए, वो एक उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता के भी अधिकार होते हैं। उपभोक्ता के भी क्या होते हैं? अधिकार। आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में आपने क्या देखा? इस वीडियो में आपने बाजार को देखा, बाजार में उपभोक्ता को सामान खरीदते हुए देखा। और साथ ही साथ क्या देखा? आपने देखा कि किस प्रकार से उपभोक्ता सामान लेता है, बाजार किस तरह का होता है, वो जो कि हमने असल में भी देख रखा है। तो इसीलिए हम बात करेंगे अब बाजार में उपभोक्ता के बारे में। बाजार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाजार को अंग्रेजी में मार्केट प्लेस भी बोलते हैं। तो हम उसी बाजार में उपभोक्ता कैसे होता है, क्या राइट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल बाजार की बात करते हैं। तो पिछले जितने अध्याय हमने पढ़े, किसी में हमने जो श्रमिक थे उनके राइट्स के बारे में बात की, उनके जो कानून बने थे उनको बचाने के लिए उनकी बात की। किसी में हमने और कार्यकर्ताओं के राइट्स को बचाने की बात की। किसी में हमने किसानों को बचाने की बात की। किसी में हमने जो ऋण जो लोग लेते हैं, कर्जदार जो होते हैं, उनको बचाने की बात की। तो इसी प्रकार से आपका उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को बचाने के लिए भी तो कुछ कानून बने होंगे, कुछ नियम ऐसे भी होंगे जो उपभोक्ता को बाजार में बचा सकें। अब उपभोक्ता को बाजार में बचाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? आप कभी भी हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से इस बात को समझेंगे कि आप कभी भी बाज़ार गए होंगे, आपने देखा होगा कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई, किसी का आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, आप बोलेंगे कि ये मुझे आप दुकानदार को बोलेंगे ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है। दुकानदार का जवाब आपको क्या होगा? दुकानदार का जवाब आपको ये होगा, यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप आगे बढ़ जाइए, आप किसी और से जाकर खरीद लीजिए। तो ये बात गलत है, ये बात गलत है ना। उपभोक्ता का तो अधिकार है कि वो अपना जो पैसा दे रहा है उसमें उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले, अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले। लेकिन जो सामान बेचने वाले होते हैं या फिर जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादन करते हैं सामान का, वो इन सब बातों को कंसिडर नहीं करते। वो कंसिडर नहीं करते और आपके उपभोक्ता का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। वो शोषण किस-किस रूप में कर सकते हैं? वो उसको एक्सपायर्ड हुई चीज़ दे सकते हैं। वो उसको कम, जितना हमने 1 किलो लिया है और वो हमें खराब वज़न यूज़ करके वो हमें 1 किलो से कम दे सकते हैं, तो वो वज़न को घटा-बढ़ा सकते हैं अपने आधार पर। वो अगर चीज़ खराब निकल जाए, तो वो उसको ना लौटाने की बात कह सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जिनसे व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। और वो शोषण क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उत्पादक कम होते हैं। एक टाइम पे उत्पादक वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी गिवन समय पे उत्पादक कम होते हैं और जगह-जगह पर बिखरे हुए होते हैं। लेकिन उत्पादकों का क्या होता है? उत्पादक वैसे तो वो कम होते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। मान लीजिए 100 बेचने वाले हैं, 100 खरीदने वाले हैं, तो सिर्फ 10 ही बेचने वाले हैं। तो 100 खरीदने वालों के पास इस 10 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उत्पादक कम है। और उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है और जगह-जगह पर बिखरे हुए हैं। तो इस प्रकार से कई रूपों में उपभोक्ता का शोषण हो सकता है, इसीलिए हमें नियमों की ज़रूरत है, ऐसे नियमों की ज़रूरत है जो बाज़ार में उपभोक्ता का बचाव करे, उपभोक्ता को बचाए, उसका शोषण होने से रोके। और व्यापारी जो हैं, व्यापारी या उत्पादक जो हैं, अच्छे से व्यवहार करें उपभोक्ताओं से। कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको देती हूँ।
वो क्या कर सकते हैं, वो झूठे क्लेम भी कर सकते हैं कि हमारा तो प्रोडक्ट ये करता है, हमारा तो उत जो उत्पाद है वो ये करता है, लेकिन वो असल में झूठ होता है। इसका एक उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक शिशु शिशु का मिल्क पाउडर, शिशु के दूध का पाउडर बनाने वाली एक कंपनी थी। उस पाउडर वाली कंपनी ने सालों-साल ये कहकर पाउडर बेचा कि हमारा पाउडर तो माँ के दूध से भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो बहुत सारे उपभोक्ताओं ने लड़ाई लड़ी, बहुत सारे उपभोक्ताओं ने कहा कि जो बात आप बोल रहे हैं, वो बात सही नहीं है, वो बात गलत है। बहुत सालों की कोर्ट की लड़ाई के बाद आखिरकार शिशु के दूध का पाउडर बनाने वाली उस कंपनी ने मान लिया कि हमारा दावा झूठा था। इसी प्रकार से सिगरेट की कंपनियाँ तम्बाकू होता है सिगरेट में, तो ज़ाहिर-सी बात है तम्बाकू से कैंसर होता है। लेकिन उन्होंने ये बात मानने में बहुत साल लगा दिए, बहुत सालों तक अदालती कार्रवाई चली और इस अदालती मामले के बाद उन्होंने आखिरकार मान लिया कि उनके प्रोडक्ट से, उनके उत्पाद से कैंसर होता है। इसीलिए आपको आज के समय पे एक वार्निंग हमेशा लिखी मिलती है किसी भी सिगरेट के डिब्बे पे, जो बोलती है कि धूम्रपान करने से मृत्यु हो सकती है। तम्बाकू जो है वो कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये झूठा दावा कर रहे थे कि नहीं हमारे उत्पाद से कैंसर नहीं होता है, जबकि वो होता था। इस प्रकार से आपके उत्पादक जो हैं बहुत रूपों में शोषण कर सकते हैं, इसीलिए बाज़ार में उपभोक्ता को बचाने की ज़रूरत है। ये बोलते हैं कि वो कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा बाज़ार में लोगों का शोषण हो सकता है। मैंने अभी-अभी आपको बताया, गलत प्रोडक्ट दे सकते हैं, वो एक्सपायर हुआ प्रोडक्ट दे सकते हैं वो कम क्वालिटी का उत्पाद दे सकते हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं, वो बोल तो दें कि 1 किलो उत्पाद मैंने दिया है, लेकिन वो खराब वज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पता वो उत्पाद 750 ग्राम हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 800 ग्राम ही हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे बाज़ार में लोगों का शोषण होता है। उसके बाद हमें अपने अनुभव से एक ऐसा उदाहरण बताना है जहाँ आपको ये लगा हो बाज़ार में धोखा दिया जा रहा है। कई बार आप कोई सामान खरीदते हैं, वो सामान खराब निकल जाता है। आप जाकर दुकान वाले को बोलते हैं कि जो आपने दिया था वो तो खराब निकला था। तो दुकान वाला आपको क्या बोलता है? दुकान वाला आपको बोलेगा कि यदि आपको मेरी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप कहीं और जाके ले लीजिए। लेकिन उसने असल में पूरे पैसे लेकर आपको पूरी सेवा प्रदान नहीं की, गलत मूल्य आपसे लिया गया एक खराब चीज़ का। तो बाज़ार में धोखा दिया जा रहा था। इसी प्रकार की चर्चा आपको अपनी कक्षा में करनी है। उसके बाद हमें बताना है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। सरकार नए-नए कानून ला सकती है। वो ऐसे कानून जिनसे उपभोक्ता का बचाव किया जा सके, वो स्ट्रिक्ट हो सकती है। उत्पादकों को बोल सकती है यदि आप शोषण करेंगे तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। सरकार कमिटियों गठित कर सकती है। इस प्रकार से सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले सकती है, किसके लिए? उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। उसके बाद शुरू हुई उपभोक्ता आंदोलन या फिर कंज्यूमर मूवमेंट। अब जब आज़ादी के बाद के जो दशक थे, 1940s में हमें आज़ादी मिली, उसके बाद 1950, 1960 ये जो दशक थे, इन दशकों में जो आपके कंज्यूमर्स थे, जो उपभोक्ता थे, वो उत्पादकों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे, वो परेशान इसलिए हो गए थे क्योंकि उनका शोषण हो रहा था बाज़ारों में। उनके पास कुछ ही ऑप्शंस थे, यदि उनको एक चीज़ खराब लगती है, तो वो उसको यूज़ करना छोड़ के वो दूसरी चीज़ पर ही उन्हें बढ़ना पड़ता था। ऐसा दिखाया जाता था जैसे ये सिर्फ़ उपभोक्ता की ज़िम्मेदारी है कि वो देखभाल करके अच्छी चीज़ ले। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़िम्मेदारी किसकी है? ज़िम्मेदारी उत्पादक की है कि यदि वो पूरे पैसे ले रहा है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे। कहीं भी कोई जाके कंप्लेन करता था आपकी चीज़ खराब है, आपने ये धोखाधड़ी की है, आपने ये किया है, तो वो बोल देते थे कहीं और से जाकर खरीद लो। ऐज़ इफ ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ उपभोक्ता की है, उत्पादक की नहीं है। तो इस चीज़ से परेशान होके भोजन की कमी से परेशान होके, जमाखोरी से परेशान होके, काला-बाज़ारी से, खाद्य पदार्थों में जो लूट-पाट मचती थी या जो मिलावट होती थी, उससे परेशान होके 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई।
उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व किसने किया? एक संगठित उपभोक्ताओं ने, बहुत सारे संगठित उपभोक्ताओं ने इसका वो किया, नेतृत्व किया। और 1970 तक जब हम पहुंचे तो बहुत सारे उपभोक्ता मंच स्थापित हो चुके थे। इन्हीं उपभोक्ता मंचों ने क्या किया? इन्हीं उपभोक्ता मंचों ने आगे और आंदोलन चलाए, और आंदोलन चला-चलाकर उन्होंने सरकार को मजबूर किया, उन्होंने और बाकी लोगों को भी जागरूक किया कि उन्हें अपने पूरे सामान का, पूरे पैसे का पूरा सामान मिले, पूरा दाम मिले। और इसी के चलते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। 1986 में सरकार को मजबूर होकर क्या बनाना पड़ा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा भी बोलते हैं। कोपरा के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1986 में ये आया। ये है भारत का सिनेरियो कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का शुरुआत कैसे हुई और वो किस लेवल पर पहुंचा और उसका फायदा क्या हुआ। उपभोक्ता आंदोलन की बहुत ज्यादा जरूरत थी उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए। उसके बाद 1985 में हमारे संयुक्त राष्ट्र क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने क्या किया? उसने कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का गठन किया। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का गठन इसलिए किया ताकि विश्व भर में जहां कहीं भी उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, जो नियम उसने बनाए, उन नियमों विनियमों के आधार पर उपभोक्ताओं का बचाव किया जा सके। जो उत्पादक थे, जिन्होंने अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर रखी थी कि हम तो जो मन चाहेगा बेचेंगे, हम तो जैसा मन चाहेगा बेचेंगे, क्योंकि हम तो कम है, तुम्हें आकर हम ही से खरीदना है। ये सब को बंद करने के लिए उपभोक्ता इंटरनेशनल बनाया गया 1985 में। और अब तक इसमें लगभग 100 या फिर 100 से भी ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। और इन 100 या 100 से ज्यादा देशों के 200 से अधिक संगठन इस कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का हिस्सा हैं, जो पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं उपभोक्ताओं को बचाने के लिए। ये बोलते हैं कि उपभोक्ता दल जो गठित होते हैं, उन द्वारा कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। उपभोक्ता दलों द्वारा मीटिंग्स की जा सकती हैं, उनसे उत्पादकों से बात की जा सकती है। यदि किसी का शोषण हो रहा है तो उसके कानूनों से उसे अवगत करा के, नियमों से अवगत करा के उसकी रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि एक उत्पादक पर यदि एक बार कार्रवाई होगी तो वो आगे वही काम करने से बचेगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं और उत्पादक दल ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब ये बोलते हैं कि नियम व कानून होने के बाद भी उनका अनुपालन नहीं होता। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स के मामले में नहीं है, उपभोक्ताओं के मामले में भी नहीं है। ये तो सिनेरियो पूरे विश्व में और हर इंडस्ट्री में, हर प्रौद्योगिकी में और हर क्षेत्र में ये सिनेरियो है कि नियम बन तो गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता, क्योंकि कई बार अथॉरिटीज, सरकार या फिर पुलिस सहयोग नहीं करती है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है जाना कहाँ है। इसके चलते उत्पादकों को क्या आ जाता है? उत्पादकों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो जो चाहे कर सकते हैं, हम तो जैसी चाहे चीज बेच सकते हैं। इसीलिए नियम व कानून होने के बावजूद भी उनका अनुपालन हो नहीं पाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या-क्या है। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं का शोषण होता है, लेकिन असल में वो अधिकार क्या-क्या है जिनका उल्लंघन हो तो हमें ये पता चल सके कि एक उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। आइए एक-एक करके हम उपभोक्ताओं के अधिकारों को जानते हैं। सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा सबका अधिकार है। अब एक मैं एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। रज़ी नाम का एक 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। 9th क्लास का एक विद्यार्थी था जिसको टॉन्सिल्स हुए। टॉन्सिल्स का इलाज कराने के लिए वो हॉस्पिटल में गया। अब उसको बेहोश करने के लिए जो दवाई लगाई, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने और नर्सों ने उसमें गड़बड़ी कर दी। उसमें गड़बड़ी करने के कारण रज़ी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा तो उसके पिताजी ने जो है कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने बोला कि आपके पास सबूत ही नहीं है, तो वो केस हार गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो गए कंज्यूमर कोर्ट में। वो गए कंज्यूमर राइट्स को, अपनी उल्लंघन को देखते हुए वो गए कंज्यूमर कोर्ट में।
कंज्यूमर कोर्ट ने साबित कर दिया कि रजी के साथ गलत हुआ और उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिले। अब देखिए कैसे कुछ डॉक्टर्स और नर्सों की गलती की वजह से एक बच्चे का मानसिक संतुलन के साथ क्या हुआ, उम्र भर के लिए वो बिगड़ गया, रजी के साथ यहाँ पर गलत हुआ। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सुरक्षा का उल्लंघन होता है और सुरक्षा तो सबका अधिकार है। इसीलिए जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता के पास क्या अधिकार है? ऐसी वस्तुएँ जो उनके लाइफ के लिए, उनके जीवन के लिए या उनकी संपत्ति के लिए हानिकारक हैं, ऐसी वस्तुओं पर रोक लगनी चाहिए और इनका विपणन, इनकी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और उत्पादक जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सारे नियमों का, विनियमों का पालन होना चाहिए ताकि किसी भी उपभोक्ता की लाइफ पर, किसी की उपभोक्ता की संपत्ति पर कोई भी आँच ना आए या उसे कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जैसे कुकर ले लीजिए, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में एक वाल्व होती है, वो यदि गलत क्वालिटी की यूज़ की जाए तो बहुत बड़े लेवल की दुर्घटना हो सकती है, कुकर फट सकता है। तो जो वो वाल्व बनाने वाला है, उसको बनाते समय क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि जो प्रेशर कुकर खरीद रहा है जो उपभोक्ता, उसके पास ये अधिकार है कि वो ऐसी चीज़ ले जिससे उसके जीवन को या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान का अंदेशा भी ना हो। इसी प्रकार से जो भारत में खाद्य उत्पाद हैं, उनकी सुरक्षा की निगरानी कौन करता है? फसाई। फसाई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी खाने के पदार्थ बनते हैं, उन सब की जाँच पड़ताल कौन करता है? ये फसाई उनकी जाँच पड़ताल करती है कि कहीं उनका कंज़प्शन जो है, उपभोक्ता उसे खरीदे और उसका इस्तेमाल करें तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए हानिकारक ना हो। इसके बाद आपके सामने एक सवाल है, ये उत्पाद हैं, बहुत सारे सेवाएँ हैं, आपको बोलना है कि इनमें से किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? उपभोक्ता का क्या-क्या अधिकार है? उन्हें किस सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? एलपीजी सिलेंडर से गैस लीक ना हो इसलिए अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहिए। सिनेमा थिएटर सिनेमा थिएटर में सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि आवाज़ ज़्यादा तेज़ ना हो, सीट्स उनकी अच्छी हों, ऐसी सीट्स हों जिससे उनको कोई शारीरिक समस्या का क्या ना हो, शारीरिक समस्या का अनुभव ना हो। ऐसे ही सर्कस में कोई जंगली जानवर या फिर कोई जानवर जो परफ़ॉर्म कर रहा है, वो अटैक ना कर दे। दवाइयाँ कहीं एक्सपायर ना हो, दवाइयों के कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, खाने का तेल कहीं शरीर को नुकसान ना देता हो, विवाह का पंडाल कहीं ढीला ना हो, कि उससे दुर्घटना का अंदेशा हो, एक बहुमंजिली इमारत मज़बूत हो कि कहीं वो कल को गिर ना जाए। तो इन सब सर्विसेज़ देने वाले उत्पादकों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। अब आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि ऐसी कोई आस-पास कोई दुर्घटना हुई हो, जिसमें ज़िम्मेदार उत्पादक है, जिसने उसका उपभोग किया है, उपभोक्ता की गलती नहीं है, बल्कि गलती किसकी है? गलती उत्पादक की है। इस पर विचार-विमर्श करना है, इसका पता आपको करना है। एक राइट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब दूसरी राइट क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। हर एक कंज़्यूमर को ये अधिकार होता है कि वो जिस वस्तु को या जिस सेवा का इस्तेमाल वो कर रहा है, वो सेफ है। वो किस तारीख को मैन्युफैक्चर हुई है, वो किस तारीख को एक्सपायर होगी, उसके अंदर क्या-क्या सामग्री है, उसका उचित उपयोग क्या है। आपने दवाइयों पर देखा होगा आपने दवाइयों पर देखा होगा कि सारे दिशा निर्देश होते हैं, हर जगह एक्सपायरी डेट होती है, हर जगह निर्माण की डेट होती है और यदि कोई उत्पाद जो है, यदि कोई उत्पाद अपनी एक्सपायरी डेट से पहले खराब हो जाता है, तो उपभोक्ता को ये अधिकार है, एक कंज़्यूमर को ये अधिकार है कि वो कल को जाके क्या बोले? ये बोले कि ये एक्सपायरी तारीख से पहले खराब हो गई है और मुझे अपने पूरे पैसे वापस चाहिए। तो वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी का अधिकार कौन रखता है? एक कंज्यूमर रखता है। इसी प्रकार से इसी को देखते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया कब? 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। ये देखिए,
ये अधिनियम क्या बोलता है, ये एक्ट या फिर ये अधिनियम क्या बोलता है कि जितने भी नागरिक हैं, इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको सरकारी विभागों के कार्य की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। उन सबको और चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की विद्यार्थी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसने किसी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई किया। अब उन्होंने क्या किया, बहुत समय हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अब ये जवाब नहीं मिला, तो वो आगे डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे इसका वेट करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक याचिका दर्ज की, जिसे लॉयर के द्वारा भी किया जा सकता है और स्वयं से भी किया जा सकता है। याचिका दर्ज की तो वो केस जीत गया। ना सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन मिली अपने इंटरव्यू के रिजल्ट की, बल्कि उसको नौकरी पर भी रखा गया। तो ये है सूचना का अधिकार अधिनियम कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, हर एक नागरिक को ये जानने का हक है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिए, जब भी हम वस्तुएँ खरीदते हैं, तो कभी-कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। जो पैकेट पर छपा होता है वो होता है एमआरपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बोलते हैं। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप कभी भी एमएसपी से मिनिमम एमआरपी से माफ कीजिएगा, ये एमआरपी है। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि इतने से ज्यादा कोई भी कोई भी उत्पादक इतने से ज्यादा पैसे में नहीं बेच सकता। यदि कोई आपसे इससे ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो आपका कहने का अधिकार है कि एमआरपी से ज्यादा है। इसी प्रकार से एमआरपी से कम चीजें आप ले सकते हैं, आप बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मैक्सिमम प्राइस है, ये तो अत्यधिक प्राइस है। इससे कम में आप सामान को ले सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इससे ज्यादा में नहीं लेंगे या देंगे। तो ये बोलते हैं कि डिब्बाबंद जो चीजें होती हैं, उन पर जानकारियाँ होती हैं, इनका क्या उपयोग है? और ऐसी कौन-कौन सी जानकारी दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है, ये आप आपस में विचार करेंगे, लेकिन उनकी जानकारियों का प्रयोग ये है, आपको ये पता चलेगा इसके अंदर क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स है, सामग्री क्या-क्या इस्तेमाल हुई है, बनी कब है, एक्सपायर कब होगी। यदि आपको सामग्री का पता है, आप किसी सामग्री से एलर्जिक हैं, तो आप उसे लेने से परहेज़ कर सकते हैं। यही सब चर्चा आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। कि जैसे लोग खराब सड़क या दूषित पानी के बारे में शिकायतें करते हैं और कोई सुनता नहीं है, तो आप आरटीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं कि जो समस्या मैंने बताई थी या जो प्रार्थना पत्र मैंने दिया था, शिकायत जो मैंने की थी, आरटीआई का इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि उस समस्या के बारे में क्या किया गया है अब तक, और यदि नहीं किया गया है, तो क्यों नहीं किया गया है। तो हम सहमत हैं कि आरटीआई प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। उसके बाद वापस देखते हैं, उसके बाद तीसरा अधिकार क्या है? किसी भी उपभोक्ता को चुनने का अधिकार है। उसके पास क्या है? उसके पास राइट टू चूज़ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी उम्र की, लिंग की या सेवा की प्रकृति के परवाह किए बिना उसको ये अधिकार है कि जो सेवा उसको चाहिए, जिस इंसान से उसे वो सेवा चाहिए, यदि मुझे यहाँ से सामान नहीं खरीदना है, मुझे यहाँ से खरीदना है, तो मुझे इन दोनों के बीच में चुनने का अधिकार है। और ये हर नागरिक पर एप्लाई होता है, भले उसकी उम्र कोई भी हो, उसका लिंग या फिर जेंडर कोई भी हो और उसकी सेवा की प्रकृति कोई भी हो, इसकी परवाह किए बिना उसको सेवाओं में से चुनने का अधिकार है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। रमा नाम की एक लड़की ने क्या किया? एक कोचिंग सेंटर से कोचिंग प्राप्त करने के लिए 2 साल की फीस भर दी। 2 साल की फीस उसने भर दी, लेकिन 1 साल के बाद उसे लगा कि ये सब अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। 1 साल के बाद उसने छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन जब उसने अपनी बाकी की फीस वापस माँगी, तो उस कोचिंग संस्थान ने क्या बोला कि हम फीस वापस नहीं देंगे। उसने कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने बोला कि आपको फीस वापस देनी पड़ेगी, क्योंकि हर उपभोक्ता को क्या है? चुनने का अधिकार है। तो रमा को भी ये चुनने का अधिकार है कि वो अब आपके यहाँ से कोचिंग लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। तो
उसके बाद से क्या किया गया, किसी भी शिक्षण संस्थान को ये अधिकार नहीं है कि वो सारी की सारी फीस एक ही बार में डिमांड करे, एक ही बार में मांगे। ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। तो इससे हमें किसका पता लगता है, चुनने का अधिकार का पता लगता है। आप बाजार में जाएंगे तो बाजार में कभी भी ये नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसी दुकान से खरीदना होगा। यदि वहां पर 10 दुकानें हैं तो 10 से, और 100 दुकानें हैं तो 100 से आप सामान ले सकते हैं। प्रत्येक 500 ग्राम पर आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है। ये आपको देखना है और इन सबको डिस्कस करना है, और यदि ऐसा नहीं है तो ये क्या हुआ, ये उसके उसके साथ, उपभोक्ता के साथ गलत हो रहा है और वो इसकी शिकायत कर सकता है। अब बोलते हैं कि उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। हमने पिछले भाग में या इसी भाग में हमने क्या देखा था कि 3 राइट्स होती हैं, 3 अधिकार होते हैं उपभोक्ता को: चुनने का अधिकार, जानकारी पाने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। यदि इनमें से एक भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, उसके साथ इसके अलावा और भी बहुत सारे अधिकार हैं। यदि किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, उसको किससे मदद मांगनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखेंगे। प्रकाश क्या था? प्रकाश एक आदमी था, इसने अपनी बेटी को उसकी पढ़ाई के लिए मनी ऑर्डर भेजा। मनी ऑर्डर भेजा, डाकघर गया और मनी ऑर्डर भेज दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है कि वो मनी ऑर्डर कभी पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे में वो क्या करेगा? ऐसे में वो अपने अधिकारों की मांग करेगा। वो कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता मंच में या उपभोक्ता न्यायालय में जाएगा। वो सबसे पहले उपभोक्ता मंच में जाएगा, सलाह लेगा और फिर उपभोक्ता न्यायालय में क्या करेगा, याचिका दायर करेगा। याचिका दायर करने के बाद वो अपना केस खुद लड़ेगा या लॉयर से लड़वाएगा, इसका हक उसे है। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद उसको पैसे वापस मिल जाएंगे यदि उसके साथ गलत हुआ है। तो उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए उपभोक्ता मंच के पास जाना चाहिए। उपभोक्ता फोरम्स जो हैं, उपभोक्ता अदालतें हैं, ये क्या करती हैं, उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं। किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे बताती हैं कि आपके साथ ये चीज गलत हुई है। और इसी प्रकार से हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको अनुचित व्यापार प्रथाएं जो चल रही हैं उनके खिलाफ निवारण की मांग करने का अधिकार है, और यहाँ वो जा सकता है। राइट टू रिप्रेजेंट भी उसको है, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। यदि वो चाहता है कि वो एक लॉयर की हेल्प ले तो वो लॉयर की हेल्प ले सकता है। यदि वो खुद से रिप्रेजेंट करना चाहता है, खुद से प्रतिनिधित्व करना चाहता है अपने केस का, तो वो भी कर सकता है। अब ये प्रश्न है, जितनी चीजें आपको दे रखी हैं, कुछ स्टेप्स आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको सही क्रम में अरेंज करना है। ये किस बारे में है? ये है आपके उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था क्या-क्या स्टेप्स हैं, क्या कर सकते हैं यदि अधिकारों का उल्लंघन हो। उन्हीं को देखते हुए आपको इन्हें सही क्रम में लिखना है। उसके बाद आता है अच्छी तरह से सूचित उपभोक्ता बनना सीखना। ये हम अगले भाग में सीखेंगे। अभी के लिए मैंने आपको जो पढ़ाया है, मैंने उपभोक्ता के बारे में बताया है, बाजार में उपभोक्ता के बारे में बताया है, आंदोलन के बारे में बताया है और अधिकारों के बारे में बताया है। इस सबको पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।